अपनी ही बेटी को बेचते हुए शर्म नहीं आई। अब आगे। नितिन की मॉम गुस्से से अब आनंद जी को घूरते हुए बोली, मिस्टर देशमुख, आपने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं जो इतनी बेशर्म है कि मेरे बेटे के साथ सगाई होने वाली है और वो किसी और आदमी के साथ घूम रही है। वेल डॉन, आप ऐसे अब एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहते हैं? सितारा ने उनकी बातों को पूरा इग्नोर किया और डेविल स्माइल करने लगी। फिर नितिन की मॉम गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से निकल गई और साथ में नितिन भी उनके पीछे पीछे चला गया। आनंद जी नितिन की मॉम को बोलने की कोशिश करते हुए बोले, मिसेस मल्होत्रा, मुझे एक्सप्लेन करने तो दीजिए। लेकिन नितिन की मॉम और नितिन वहां से चले गए। फिर आनंद जी सितारा की तरफ मुड़ के गुस्से से जोर से चिल्लाते हुए बोले, देख लिया तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हारे वजह से सब खराब हो गया। कुछ दिन पहले ही मल्होत्रस ने हमारे क्लॉथिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया था, अब डर है कहीं वो इन्वेस्टमेंट वापस ले ना ले। ये कहते हुए वो जोर जोर से खांसने लगे। काजल आनंद जी की पीठ पर रब करते हुए फुसफुसा के बोली, आनंद, शांत हो जाओ, तुम अंबर रघुवंशी का सहारा ले सकते हो। आनंद जी काजल की बात सुन कुछ देर सोच में गुम हो गए, फिर एक राहत की सांस ली। उनके मुताबिक कुछ ही देर में अंबर के आदमी वहां आने वाले हैं, पर सितारा का ऐसा एटीट्यूड और एरोगेंट देख आनंद जी को अब टेंशन होने लगी। आनंद जी अपना गला साफ करते हुए बोले, सितारा तुम अभी ऊपर जाओ और अच्छे से ड्रेस अप करके कुछ मेकअप भी कर लो। सितारा अपनी पापा की बात सुन हैरान हुई। वो आंखें छोटी करते हुए बोली, मेकअप? मैं क्यों मेकअप करूं अभी? क्या जरूरत पड़ गई अचानक मेरे सजने संवरने की? आनंद जी अपनी भारी आवाज में बोले, सितारा मैंने तुम्हें पहले ही सारी बातें क्लियर कर दी थी ना। जबकि अब तुम्हारा और नितिन का रिश्ता लगभग टूट ही गया है, तो इससे बेहतर होगा कि तुम अंबर रघुवंशी से शादी करके सेटल हो जाओ। इसीलिए अब जाओ और जाके तैयार हो जाओ, अंबर के आदमी कभी भी आ सकते हैं। सितारा ने आनंद जी की बात सुन टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, पापा एक बार अपनी बेटी को बेच के आपका दिल नहीं भरा, जो आप फिर से मुझे बेचना चाहते हैं? सितारा की इतनी कड़वी बातें सुन आनंद जी के कान गर्म हो गए। वो अपनी भौहें जोर के बोले, तुम कहना क्या चाहते हो? कि मैंने बेटी को बेचा? तुमने तो नितिन के साथ सगाई अपने मर्जी से करना चाहती थी ना? सितारा ने उनके बातों को इग्नोर किया और अंबर की तरफ देख बोली, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और इसका नाम रिक्की है। सितारा ने कॉम्प्रोमाइज करने से बिल्कुल मना कर दिया। ये देख आनंद जी को बहुत गुस्सा आया और वो सितारा के ऊपर हाथ उठाते हुए बोले, तुम एक बदतमीज बेटी हो सितारा। ऋतु जो आनंद जी के पास ही खड़ी थी वो नफरत से सितारा को घूरने लगी। वो तो चाह रही थी कि आनंद जी सितारा को एक पंच मार ही दे, पर सितारा एक कदम भी पीछे नहीं हटी, ना ही उनसे डरी। वो उनके तरफ कदम बढ़ा के उनके आंखों में देख के बोली, आप अपनी बेटी को मुझे मारने के सिवा, मुझ पर हाथ उठने के सिवा और मुझे इन्वेस्टमेंट के बदले एक्सचेंज करने के सिवा और कर भी क्या सकते हैं? सितारा की बात सुन आनंद जी को और गुस्सा आया। एक्चुअली सितारा की बातें सच थी जो उनके दिल पर एक तीर की तरह चुभ रही थी। वो जोर से चिल्लाते हुए सितारा के गाल पर थप्पड़ मारने ही वाले थे कि तभी एक हाथ ने आनंद जी के हाथ को बीच में ही रोक लिया। आनंद जी के हाथ में रिक्की की पकड़ और कसते गए, जिससे आनंद जी को ऐसा लगा जैसे उनका हाथ अभी टूट के गिर जाएगा। हाँ, आनंद जी का हाथ अंबर ने पकड़ा था और उसकी आंखों में आग सुलग रही थी। आनंद जी अंबर की तरफ देख के उसे कुछ बोलना चाहते थे, चिल्लाना चाहते थे, पर जब उन्होंने अंबर की आंखों में देखा तो उनकी आवाज गले में ही अटक गई। अंबर की आंखों में दहशत दिखाई दे रही थी, जिससे आनंद जी डरने पर मजबूर हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अंबर की आंखों में इतनी खतरनाक ऑरा क्यों है, जो किसी को भी अपनी आंखों से ही डरा सकता है। तभी वहां हाउसमेड आशा आई और आनंद जी को बोली, सर, अंबर रघुवंशी के आदमी आए हैं। ये सुनते ही अंबर ने आनंद जी का हाथ छोड़ दिया और सितारा को अपने पीछे छुपा लिया। जेसन लिविंग रूम में आया और अंबर को वहां देख वो शॉक हो गया। वो अंबर की आइडेंटिटी बताने ही वाला था कि अंबर के इशारा समझ के वो चुप हो गया और वो आनंद जी को देख के बोला, मिस्टर देशमुख, 3 दिन बीत गए हैं, मिस सितारा का क्या डिसीजन है? क्या वो शादी के लिए मान गई? ए काजल ने एकदम उछल के बोली, हाँ, हमने डिसीजन ले लिया है, जबकि अंबर रघुवंशी ने सितारा को प्रपोज किया है। तो सितारा काजल की बात को बीच में काटते हुए बोली,
इसीलिए हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और PLZ आप अंबर रघुवंशी से कह दीजिएगा कि वो आगे से मुझे मजबूर ना करे। सितारा ने अंबर के एक बाह को पकड़ा और जाके जेसन के आगे खड़ी हो गई। जेसन तो ये देख सदमे में ही चला गया, क्योंकि जिस अंबर के रिश्ते को वो टुकड़ा रही है वो अंबर तो उसके साथ ही खड़ा है और ये भी बोल रही है कि अंबर उसका बॉयफ्रेंड है। जेसन ने अपने मन में सोचा, ये सब चल क्या रहा है। सितारा अब अंबर की तरफ देख के बोली, रिक्की क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो कुछ चीजों को नीचे लाने में। ये बोलते हुए सितारा स्टेयर्स से अपने रूम के तरफ जाने लगी। अंबर भी इशारे से जेसन को कुछ समझाते हुए वो भी सितारा के पीछे चला गया। कुछ देर बाद ही अंबर अपने हाथों में वही बॉक्सेस लेके नीचे आया जिस बॉक्सेस को 3 दिन पहले जेसन यहाँ दे गया था। जेसन अंबर को इतना ओबीडियंट और सितारा की हर बात मानते देख वो शौक हो गया, क्योंकि रघुवंशी खानदान की वारिस, थर्ड मास्टर और दुनिया का सबसे रिच आदमी एक छोटी सी लड़की की बात मान रहा है। जेसन सितारा को ध्यान से देखने लगा कि उसका बॉस यही छोटी सी नाटी सी लड़की की बात ओबीडियंट होकर सुन रहा है। उसे इस बात की हैरानी हुई कि सितारा को कोई पता ही नहीं है कि वो जिसका रिश्ता माना कर रही है वो उसी के सामने है और उसका बॉयफ्रेंड बना घूम रहा है। सितारा अब जेसन को देख के बोली, मैं ये सारी चीजें वापस लौटा रही हूँ। सुनिए, क्या आप सारी बॉक्सेस खोलकर चेक कर सकते हैं, कहीं कुछ गायब तो नहीं। जेसन आगे बढ़ पाता तभी सितारा खुद जाके सारे बॉक्सेस ओपन कर करके देखने लगी। ये देख अंबर ने एक गहरी सांस छोड़ी, क्योंकि ये सारी ज्वेलरी बहुत महंगी थी और ये सारी ज्वेलरी अंबर की मॉम मालिनी जी ने अपने हाथों से बहुत प्यार से पैक करके भेजे थे। इन सब में उनका प्यार बसा हुआ था। फिर भी अंबर ने ये सोचा कि अभी सही वक्त नहीं है सितारा को अपना बनाने का, तो इसलिए उसने हमें सर हिलाया और जेसन ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि वो सारे बॉक्सेस उठा ले। फिर सितारा ने और 4 बैग्स जेसन के हाथ में देके बोली, ये बैग्स भी थर्ड मास्टर को लौटा दीजिएगा। जेसन ये देख हैरान हुआ और बोला, मिस सितारा आप गलत समझ रही है, मैंने ये बैग्स आपको नहीं दिए थे। सितारा बोली, नहीं, ये थर्ड मास्टर ने आज ही मॉल में दिए थे, मतलब भेजे थे, तो क्या आप इन्हें भी रिस्पेक्टफुली लौटा सकते हैं। सितारा की बात सुन जेसन ने अंबर को देखा और अंबर ने भी ना चाहते हुए हाँ में सर हिला दिया। तो जेसन ने वो चारों बैग्स अपने हाथ में लेके आनंद जी को देख बोला, सॉरी मिस्टर देशमुख, आपको परेशान करने के लिए। ये बोल के जेसन एक नज़र अंबर को देख वहां से निकलने ही वाला था कि तभी आनंद जी ने जेसन को आवाज लगाई और बोला, मिस्टर जेसन जाने से पहले एक कप चाय पी के जाइए। ये कहने के बाद आनंद जी ने काजल को देख एक आंख से विंक किया और काजल भी उनका मतलब समझ के जल्दी से चाय का ट्रे लाके बोली, आप टी और कॉफी क्या पीना पसंद करेंगे। वही काजल जेसन को अपने बातों में उलझा रखी थी और आनंद जी सितारा को एक रूम में लाके उस पर गुस्सा करते हुए बोले, सितारा मैं तुम्हारा और रिक्की के रिलेशन को नहीं मानता, अब जबकि नितिन के साथ रिश्ता खत्म होने के वजह से हमारी कंपनी को लॉस होना ही है, तो तुम्हें इसके लिए अंबर रघुवंशी से शादी करनी होगी अपनी कंपनी को बचाने के लिए, क्योंकि देशमुख क्लॉथिंग कंपनी की फाइनेंशियल हालत कुछ ठीक नहीं है और अब एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की कंपनी को बहुत ज़रूरत है। ये कंपनी तुम्हारी नानाजी का है, अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकती तो तुम्हें कोई हक नहीं है अपनी नानाजी की कंपनी को ऐसे बर्बाद होने देते हुए। टू बी कंटिन्यूड। ऋतु और नितिन की सगाई फिक्स। अब आगे आनंद जी सितारा को बहुत कुछ कहने लगे। अपने पापा की बात सुन सितारा एविल स्माइल करते हुए बोली, मेरी खुशियों का सैक्रिफाइस करके ही क्या इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन होगी। डैड मैं आपकी बेटी हूं भी या नहीं। आनंद जी भौहें चढ़ा के बोले, मेरी बेटी हो क्यों नहीं। ये सुन के सितारा ने कहा, तो आप ऋतु को क्यों नहीं बोलते मेरी जगह अंबर रघुवंशी से शादी करने के लिए। ये सुन आनंद जी थोड़ा रुक के बोले, क्या ऋतु, पर वो तो अब बहुत छोटी है। आनंद जी अपनी बात खत्म कर पाते तभी सितारा बीच में बोली, डैड ऋतु मुझसे सिर्फ 1 साल छोटी है, तो उसकी बारी आई तो वो छोटी है, पर मेरा क्या। उसकी भी तो जिम्मेदारी है ना कि वो इस फैमिली के लिए कुछ करे, वो भी तो इसी घर में रहती है। आनंद जी बोले, पर सितारा अंबर रघुवंशी को सिर्फ तुम पे दिलचस्पी है। सितारा अपनी कोल्ड लाल आंखों से अपने डैड को देख बोली, डैड अंबर रघुवंशी ने मुझे पहले कभी देखा नहीं है और आप कैसे मुझे उससे शादी करने के लिए कह सकते हैं। आप जानते हैं ना शहर में अंबर रघुवंशी को लेके कैसे कैसे रूमर्स है,
कि वो कितने खतरनाक रूथलेस है, और ये सब जानते हुए भी आप मुझे उससे शादी के लिए कह रहे हैं। आप मेरे लिए इतना क्रूएल क्यों है डैड? ये सुन के आनंद जी खामोश हो गए। सितारा ने उनकी बोलती बंद कर दी। आनंद जी कंपनी के लिए सितारा की खुशियों का सैक्रिफाइस कर देना चाहते थे। सच में सितारा के डैड बहुत सेल्फिश थे। सितारा ने अब फिर आनंद जी से बोली, आप कंपनी की चिंता छोड़ दीजिए और उसे मुझे दे दीजिए, मैं चलाऊंगी कंपनी। सितारा सीधे ये बात कही और वहां से निकल गई। आनंद जी बहुत कुछ बोलना चाहते थे पर वो कुछ बोल नहीं पाए। वो सिर्फ सितारा की पीठ को ही देखते रह गए। सितारा के उस रूम से जाने के बाद आनंद जी भी वहां से निकल आए और जैसन आनंद जी और सितारा को देख रिस्पेक्टफुली उन लोगों को बाय बोल के अपने आदमियों के साथ वहां से निकल गए। वही रघुवंशी ओल्ड मेंशन में मालिनी जी, अंबर की मॉम बेचैन होके इधर से उधर घूम रही थी। उन्हें कब से सिर्फ जेसन का ही इंतजार हो रहा था। वो आंखें गड़ाए फ्रंट डोर की तरफ देख रही थी। वो बेचैनी से कभी स्टेयर्स से कभी ऊपर जाती तो कभी नीचे आती। वो घबराहट और बेचैनी में लिविंग रूम में इधर उधर घूम रही थी। अपनी बीवी को ऐसे परेशान देख अंबर के डैड केविन जी ने मालिनी जी को शांत करते हुए बोले, मालिनी तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? सब ठीक होगा, पीएलजेड शांति से बैठ जाओ। अंबर के दादाजी चाय का एक सिप लेके बोले, बहू तुम्हें इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अंबर सब संभाल लेगा। पर मालिनी जी वैसे ही परेशानी में बोले, पापा मुझे सच में चिंता हो रही है। अंबर कभी भी किसी लड़की के करीब नहीं गया आज तक। मैं तो समझ रही थी कि उसे मर्दों में इंटरेस्ट है, पर अब जाके देर से ही सही उसे एक लड़की पसंद आई, और अगर आज शादी पक्का हो जाए तो मुझे जल्दी ही मेरे पोते मेरे हाथ में होंगे। बस अंबर अपने बात से पलट ना जाए। जैसे ही मालिनी जी ने ये बात कही, उनके होठों पर एक प्यारी मुस्कान थी। तब उन लोगों को समझ आया कि मालिनी जी एक्साइटमेंट के वजह से इधर उधर घूम रही थी। मालिनी जी को खुश देख अंबर के डैड के चेहरे पर भी खुशी झलकने लगी। अंबर के दादाजी फिर एक सिप लेके बोले, बहू सब ठीक होगा, टेंशन ना लो और जैसन का आने का इंतजार करो। मालिनी जी ने खुशी से हाँ में सर हिलाया और वही सोफे पर बैठ के जैसन का वेट करने लगी। करीब 2 घंटे बाद जैसन आया और उसके हाथ में सारे बॉक्सेस देख के मालिनी जी हैरान हुई और वो अपनी जगह से उठ के हैरानी से पूछी, जैसन तुम ये सारे सामान वापस क्यों लेकर आ गए? और ये एक्स्ट्रा 4 कपड़े के बैग्स किसके हैं? जैसन ने अपना गला साफ करके कहा, मैडम मुझे लगता है अंबर सर और सितारा एम अब रिलेशन में है और अभी सितारा मैडम ने शादी से मना कर दिया है। फिर जैसन ने परेशानी में अपने पसीने को पोंछ के कहा, आई थिंक उन लोगों को पहले प्यार में पड़ना पसंद है। दोनों जब एक दूसरे को प्यार करेंगे तभी शादी करेंगे। शायद हमने जल्दबाजी कर दी अभी प्रपोजल भेज के। जैसन की बात सुन अंबर के दादाजी थोड़ा भारी आवाज में बोले, तुम लोगों को क्या जरूरत थी इतनी जल्दबाजी करने की? मैं कब से अपने परपोते को खिलाने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। अंबर और सितारा को अब शायद रिलेशन में रहना है। तुम लोगों की जल्दबाजी के कारण कहीं मेरी पोता बहू नाराज न हो गई हो। अंबर के दादाजी अब थोड़ा गुस्से में बोले, तुम लोगों ने मेरी पोता बहू को डरा दिया है, अब क्या करेंगे हम? उन्हें ऐसे रिएक्ट करते देख अंबर के मॉम डैड ने एक दूसरे को देखा और अंबर के दादाजी के पास जल्दी से जाके उन्हें शांत कराते हुए बोले, डैड शांत हो जाइए पीएलजेड। अंबर के दादाजी लंबी लंबी सांस लेके बोले, नहीं मैं शांत नहीं हो सकता। तुम लोगों की वजह से मेरी पोता बहू डर गई है। आगे से कभी भी उन दोनों के बीच तुम लोग नहीं जाओगे। अंबर के दादाजी ने उन लोगों को डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया। मालिनी जी ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिला दिया। और वही दूसरी तरफ सितारा के घर में रात को डिनर के बाद काजल और आनंद जी लिविंग रूम में बैठे हुए थे और काजल आनंद जी से बोली, आनंद इस बार सितारा ने सच में बचकानी और नादानी हरकत की है। उसने मल्होत्रास के साथ भी रिश्ता तोड़ा और अब अंबर रघुवंशी से भी शादी करने से मना कर दिया। अब हम क्या करेंगे? कंपनी का अब क्या होगा? काजल की बात सुन आनंद जी गुस्से में उबलने लगे। उन्हें ऐसे गुस्से और परेशानी में देख काजल फिर बोली, आनंद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, पहले तुम्हें ठंडे दिमाग से बात सुननी होगी। काजल की आइडिया वाली बात सुन आनंद जी काजल की तरफ देख भौहें चढ़ा के बोले, जो भी आइडिया हो बताओ, कंपनी को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। काजल फिर अपनी नर्म आवाज में बोली, आनंद मुझे लगता है कि नितिन को हमारी ऋतु में इंटरेस्ट है। अगर उन दोनों की शादी हो गई तो हमारी कंपनी भी बच जाएगी और उस दिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ था वो सब भी लोग भूल जाएंगे। हमारी कंपनी को मल्होत्रास का इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट मिलेगा और ऋतु के ऊपर से भी अपने बहन को धोखा देने का इल्जाम भी हट जाएगा। कल ही तुम मल्होत्रास के घर जाओ और नितिन और ऋतु की रिश्ते की बात चलाओ। काजल को पता था कि आनंद जी उसकी बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि आनंद जी को अपनी इज्जत और रेपुटेशन से बहुत प्यार थे। जब ऋतु की पार्टी में वो सब हुआ तब से आनंद जी बाहर पब्लिकली निकालना ही छोड़ दिया था, क्योंकि शहर में सब लोग सिर्फ ऋतु और नितिन की ही बारे में गॉसिप करते थे और आनंद जी तो कब से इसी इंतजार में थे कि कब ये सब गॉसिप बंद होगा और वो बाहर सबके सामने जा सकेंगे। खैर काजल की बात सुनते ही आनंद जी के आंखों में चमक आ गई।
वो हंसते हुए काजल से बोले, सच में तुम बहुत स्मार्ट हो काजल। ठीक है, मैं कल ही मल्होत्रस के घर जाता हूँ और ऋतु और नितिन की सगाई की बात करता हूँ। ये सुन काजल अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई। वो सितारा को शादी के लिए मना नहीं पाई तो क्या हुआ, वो हर एक मुमकिन कोशिश करेगी कि ऋतु की शादी नितिन से जरूर हो। अगले दिन आनंद जी मुस्कुराते हुए घर आए और उन्हें इतना खुश देख काजल पूछी, आनंद क्या वो लोग मान गए? आनंद जी खुशी से हंसते हुए बोले, हाँ वो लोग सगाई के लिए मान गए और एक्स्ट्रा 5 मिलियन भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए और उन लोगों ने खुद ये बात बोला है। ये सुन काजल भी खुश हो गई और आनंद जी को एक चाय का कप देके बोली, आनंद मैंने बोला था ना, सब ठीक हो जाएगा, इस मुसीबत से हम निकल आएंगे और अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपना हेल्थ का ध्यान रखो। आनंद जी ने चाय का कप टेबल पर रख दिया और काजल के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम के बोले, काजल थैंक यू सो मच, जो तुम मेरे हर मुश्किल घड़ी साथ थी, पता नहीं मैं क्या करता अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो। काजल ने आनंद जी के कंधे पर सर रख बोली, आनंद हम सब एक फैमिली है और मुझे इस फैमिली की भलाई के लिए ये करना ही था। फिर एकदम से आनंद जी थोड़ा गिल्टी महसूस करके बोले, काजल पर मल्होत्रास ने कहा है कि सगाई उसी दिन होगी जिस दिन सितारा और नितिन की सगाई की डेट फिक्स हुई थी। अब सगाई उसी दिन होगी, सिर्फ सितारा की जगह ऋतु होगी। और काजल आई एम सॉरी कि ऋतु की बहुत सी शिकायत होगी, हमें सिर्फ 15 दिन का वक्त मिला है सगाई की तैयारियां करने के लिए। काजल ये सुन खुश हुई, ऋतु और नितिन की सगाई जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, ये सोचते हुए काजल मन ही मन मुस्कुराने लगी। फिर वो आनंद जी को देख बोली, आनंद डोंट वरी, ऋतु कुछ नहीं कहेगी। ऋतु लगभग सितारा जितनी ही लंबी है, उन दोनों की हाइट सेम ही है और ऋतु सितारा से बस थोड़ा सा थिन है, बाकी ऋतु सितारा की कपड़े आराम से पहन सकती है, तुम चिंता मत करो, बस सगाई की तैयारियां करो, ऋतु कोई शिकायत नहीं करेगी, मैं उसे सब समझा दूंगी। आनंद जी अब अपना चेहरा नीचे करके बोले, मुझे ऋतु के लिए सच में बुरा लग रहा है। मैंने सोचा था सितारा इस घर की बड़ी बेटी है तो वो मेरी हेल्प करेगी इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, पर वो तो अब बिल्कुल इमेच्योर बन गई है। अब ऋतु मुझे हर प्रॉब्लम से बचा रही है और शायद आगे फ्यूचर में भी ऋतु ही मेरा नाम करेगी। सितारा बिल्कुल इग्नोरेंट, एरोगेंट, सेल्फिश बन गई है, एकदम अपनी माँ की तरह। क्योंकि ऋतु सब समझती है, वो बचपन से ही बहुत सेंसिबल है। आनंद, काजल ने ये तपाक से बोली। आनंद जी काजल को टाइट हक करते हुए बोले, क्योंकि तुमने उसे ये सब बातें सिखाई है। काजल फिर कुछ सोच के सीरियस होके बोली, आनंद पर तुम अभी सितारा को ऋतु और नितिन की सगाई की बात नहीं बताओगे? मुझे डर है कहीं वो कोई प्रॉब्लम ना खड़ी करे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सितारा नितिन को कितना लाइक करती थी और कहीं उसे बुरा न लगे नितिन की सगाई किसी और से होते हुए देख। ये सुन आनंद जी बोले, पर वो खुद ही ये सगाई नहीं करना चाहती थी, तो उसे बुरा क्यों लगेगा? काजल आनंद जी को समझाने की कोशिश करते हुए बोली, आनंद बच्चों जैसी बात मत करो, मेरी बात सुनो, सितारा को बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए इस सगाई के बारे में। काजल को डर था कहीं सितारा ऋतु और नितिन की सगाई में कुछ गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि काजल ने नोटिस किया है कि सितारा वो पहली वाली सितारा नहीं रही, डरी सहमी रहने वाली। टू बी कंटिन्यूड। सितारा का मेडिसिन के बारे में स्टडी करना। अब आगे। ऋतु और नितिन की एंगेजमेंट की तैयारी धूमधाम से होने लगी, पर किसी ने भी सितारा को बोलने की जहमत नहीं उठाई और वैसे भी सितारा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जितना वो लोग सोच रहे थे कि सितारा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था, क्योंकि सितारा को नितिन चाहिए ही नहीं था, वो तो चाह रही थी दोनों घटिया लोग जल्द से जल्द एक हो जाए। जेनी ने सितारा को जेके एंटरटेनमेंट के बारे में सब खबर देती थी और उसके अलावा भी सितारा को मेडिसिन के बारे में भी सीखना था। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी दूसरों की जान बचाने की, सितारा अपने लिए मेडिसिन के बारे में सीखना चाहती थी, क्योंकि सितारा कई तरह के मेडिसिन को दूर से ही स्मेल कर सकती थी जो हर कोई नहीं कर सकता था। और ऋतु ने उसे ड्रग्स दिया था, जबकि उसे एक ही सिप में पता चल गया था कि ड्रिंक में कुछ मिला हुआ है, पर फिर भी वो उसके वजह से अपनी वर्जिनिटी खोई थी। सितारा नहीं चाहती थी कि उसके साथ ऐसा फिर कभी हो। जेनी से बात करने के बाद सितारा ने एक कैब बुक की और वो शहर से दूर एक सुनसान जगह पर गई, जहां शहर जैसा भीड़ भाड़ नहीं था। सितारा वहां कैब से उतरी और एक झोपड़ी जैसे घर की तरफ बढ़ गई। वहां चारों तरफ हरियाली थी, कोई पॉल्यूशन का नमो निशान नहीं था। वहां ढेर सारे पेड़ पौधे, जड़ी बूटी थी और फल के पेड़ भी थे। कुछ जड़ी बूटी सुखाने के लिए धूप में रखी गई थी। सितारा धीरे धीरे अंदर जाने लगी। सितारा उस घर तक पहुंची और दरवाज़ा खटखटाने लगी। 1 सेकंड में ही दरवाज़ा अपने आप खुल गया और सितारा अंदर जाके देखी तो अंदर से वो घर कुछ अलग लग रहा था। अंदर आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें थी, आर्टिफिशियल लेक थी। सितारा ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। वो और आगे बढ़ गई और अंदर हॉल में एक बूढ़ा आदमी चेस खेल रहे है
और मजे की बात यह है कि वो अकेले चेस खेल रहे हैं। सितारा ने धीरे से आवाज लगाई, मिस्टर धवन। उस बूढ़े आदमी ने सितारा को बिना देखे बोले, यहाँ और कोई दूसरा नहीं है, तो तुम मुझे लियोन बुला सकती हो। सितारा ने हाँ में सर हिलाई और उस बूढ़े आदमी में अपोजिट में बैठ गई। उसने देखा कि लियोन एक ब्लैक कलर का चेस पीस लेके बहुत देर से देख रहा है कि उसको कहाँ प्लेस करे। उन्हें ऐसे देख सितारा ने एक ब्लैक कलर की पीस उठाई और प्लेस कर दी। बिना हिचकिचाहट के सितारा को खेलते देख वो बूढ़े आदमी ने भी वाइट पीस उठाई और प्लेस कर दी। फिर कुछ देर बाद उस बूढ़े आदमी ने सारे चेस पीस ली और बोर्ड पर फैला दी। उन्होंने कहा, ये बहुत बोरिंग है, मैंने सोचा था ये गेम बहुत टफ है और मैं इसे एंजॉय करूंगा, पर तुमने एक ही झटके में ये सुलझा दिया। नहीं, मैं नहीं खेलूंगा। लियोन को ऐसे रिएक्ट करते देख सितारा को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उसे पता नहीं था कि लियोन इतनी एक्साइटेड था इसे खुद सॉल्व करने के लिए। फिर लियोन ने टी कप उठा के चाय पीते हुए स्माइल कर सितारा से पूछे, क्या तुम इसीलिए आई हो कि तुमने डिसाइड कर लिया है? सितारा ने हाँ में सर हिलाया तो लियोन बहुत खुश हो गया, उनके आंखें चमक गई और वो बोले, सच में? तो तुम अपना वादा तोड़ नहीं सकती? सितारा तिरछी स्माइल कर बोली, लियोन अब क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो? लियोन ने एक गहरी सांस छोड़ कहा, सितारा तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बेकार ही होगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम अपने माँ जैसी ही हो और अपना वादा कभी नहीं तोड़ोगी और तुम अपनी जुबान की पक्की रहोगी। सितारा ने अपना सर हाँ में हिलाया, क्योंकि सितारा की माँ बहुत ईमानदार और खुददार थी। फिर लियोन ने सितारा को एडमायर करते हुए बोले, सितारा तुम अपने माँ से भी ज्यादा टैलेंटेड हो और अपने माँ जैसी स्मार्ट हो, और तुम्हारे अंदर एक खूबी ये भी है कि तुम्हारी स्मेल करने की शक्ति तुम में ज्यादा है। तुम कुछ कलरलेस और ऑर्डरलेस चीजों की भी स्मेल कर सकती हो, जो कोई और नहीं कर सकता। लियोन ने सितारा जैसी टैलेंटेड लड़की अपने जिंदगी में नहीं देखी थी। वो सितारा से काफी इम्प्रेस थे। जब लियोन ने सितारा की मॉम को मेडिसिन के बारे में सिखाया था, तो लियोन सितारा की मॉम से काफी खुश थे और इम्प्रेस भी थे, क्योंकि सितारा की मॉम की मेमोरी बहुत अच्छी थी और उनकी लर्निंग स्किल भी बहुत बढ़िया था। जब सितारा 5 साल की थी तब सितारा की मॉम उसे लियोन के पास लाई थी, और लियोन और सितारा की मॉम मेडिसिन एग्जामिन करते थे और सितारा उनके पास ही खेला करती थी। एक दिन ऐसे ही सितारा उनके पास खेल रही थी और लियोन ने एक हर्ब एक टेबल पर रख दी। सितारा जो टेबल के पास ही खेल रही थी, वो जल्दी वहां गई और उस हर्ब को एक डस्टबिन में फेंक दी। जब सितारा की मॉम ने ये देखा तो सितारा से कहा कि उन्हें परेशान मत करे। फिर लियोन ने वो हर्ब लाके एक बास्केट में रखी और सितारा फिर आके उस हर्ब को एक दूसरे बास्केट में रख दी। उसे ऐसा करते देख सितारा की मॉम ने सितारा से कहा कि बेटा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो सितारा ने बताया कि इस चीज को डस्टबिन में होना चाहिए। इस बात पे लियोन का ध्यान खींचा और वो जाके उस हर्ब को मैग्नीफाइंग ग्लास से अच्छे से देखने लगा। तब जाके उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने एक मिस्टेक कर दी थी, और तब जाके लियोन को पता चला कि सितारा की स्मेल करने की शक्ति बहुत तेज है। और तब से लियोन सितारा को ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में सिखाने की कोशिश करते आ रहे थे, लेकिन सितारा को इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं था। लियोन ने 15 साल वेट किया इस वक्त के लिए कि कब सितारा उनसे मेडिसिन सीखने के लिए रेडी होंगी। अब जब सितारा यहाँ आई तो लियोन ये सोचने पर मजबूर हुए कि आखिर इतनी अचानक सितारा ने कैसे अपना मन बदल लिया। लियोन ने बहुत देर लगातार सितारा को देखते रहे और आखिर में उनकी जानने की क्यूरियोसिटी को छोड़ दिया। उन्होंने सोचा, सितारा और उसकी माँ एक जैसी है, कोई भी उन दोनों की सोच को पढ़ नहीं सकता कि दोनों क्या सोच रही है। सितारा वहां पूरा दिन रही और लियोन को 2 मील भी बना के खिलाई। उस दिन से सितारा रोज लियोन के पास मेडिसिन के बारे में सीखने के लिए जाने लगी और देर रात घर लौट के आती। सितारा बहुत ध्यान लगाकर ये सब लर्न कर रही थी, और सितारा ऐसी ही थी, वो अगर कुछ काम करने को थाने तो पूरा मन लगाकर करती थी। टू बी कंटिन्यूड। सितारा इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब आगे। लियोन ने सितारा की डिटर्मिनेशन टेस्ट करने के लिए कुछ किताबें पढ़ने के लिए दी थी, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 हफ्ता तो लगेगा सितारा को सारे किताबें पढ़ने में, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सितारा ने सारे किताब सिर्फ 3 दिन में ही पढ़ के कंप्लीट कर दी थी। और ये देख लियोन बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि सितारा सारी किताबें ना पढ़ी हो और वो ऐसे ही उन किताबों में से क्वेश्चंस पूछने लगे, लेकिन सितारा हर सवाल का सही जवाब दिया, और ये देख लियोन और हैरान हुए। सितारा बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी। लियोन ने सोचा अगर वो सितारा को अपनी सारी नॉलेज सिखा देंगे तो कहीं उनकी ही जॉब चली ना जाए और सितारा उनसे आगे ना बढ़ जाए।
और उनको ऐसा भी लगा कि सितारा 10 साल से मेडिकल स्टूडेंट हो। और उनको इस बात की तसल्ली भी और खुशी भी हुई कि उनके जाने के बाद कोई तो होगा जो इन मेडिसिन की मास्टर होगा, जैसे वो अभी है। लियोन सितारा को हर्ब्स को कैसे क्लासिफाई करना है, ये सिखाना चाह रहे थे। सितारा की स्मेल करने की शक्ति और उसकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी के वजह से सितारा ये और आसानी से और जल्दी सीख पाएगी। वो तैयारियां कर ही रहे थे कि तभी घर की डोरबेल बजी और लियोन ने जाके झक के देखा कि कौन है। जब उन्हें पता चला कि कौन आया है, तब उन्होंने दरवाज़ा खोला और एक टॉल यंग लड़का अंदर आया, जिसके हाथ में 2 बड़े बड़े बैग्स थे। उस लड़के ने अंदर आते ही कहा, नाना जी, मैं आपके लिए कुछ ज़रूरत का सामान के आया हूँ। मुझे पता है आपको बाहर जाना पसंद नहीं है। वो कहते कहते रुक गया क्योंकि उसके नानाजी हॉल में थे ही नहीं। उसे हैरानी इस बात की हुई कि वहाँ उसके नानाजी के जगह कोई लड़की खड़ी थी। हाँ, लियोन इस लड़के का ही दादाजी थे और लियोन को बाहर जाना, घूमना, लोगों से मिलना पसंद नहीं था। वो दिन भर बस यही झोपड़े जैसे घर में रह के हर्ब्स के बारे में जांच पड़ताल करते रहते थे और इसीलिए इस 5 लड़के को इस बात की हैरानी हुई कि उसके दादाजी जो लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, यहाँ कोई लड़की कैसे हो सकती है। उस लड़के को थोड़ा अंदर ही अंदर गुस्सा आया और सितारा को कोल्ड आंखों से देखने लगा, क्योंकि उसे याद आया कि जो इसके नानाजी कहा करते थे कि उनके जिंदगी में एक ही स्टूडेंट है और उसको नानाजी अपनी उत्तराधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं। जो भी लियोन के पास मेडिसिन की नॉलेज है, वो सबकी सक्सेसर वो किसी और को देखना चाहते हैं। ये याद आते ही उस लड़के को गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसकी मां लियोन की एक लौटी बेटी थी और उसके नाते उसके नानाजी का उत्तराधिकारी उसे होना चाहिए, ये उसका मानना था। वो ये भी सोच रहा था कि पता नहीं नानाजी क्या सोच रहे हैं। सितारा ने उस लड़के को थोड़ी देर देखा और फिर अपने काम में लग गई, जो वो हर्ब्स की मिक्सर बना रही थी। सितारा को यूं खुद को इग्नोर करते देख उस लड़के ने कहा, हाय, आई एम रिचर्ड, इस कोर्टयार्ड के ओनर का पोता। सितारा ने सर उठा के उसे देखा और बिना भाव के बोली, सितारा। सितारा नाम सुनते ही रिचर्ड की एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। उसे याद आया कि उसने ये नाम सुना था जब वो छोटा था। रिचर्ड को याद आया कि सितारा उसके नानाजी का एक लौटी स्टूडेंट की बेटी है और उसके नानाजी रोज सितारा और उसका कंपेयर करते रहते थे कि सितारा कितनी टैलेंटेड और ब्रिलियंट है। सितारा का नाम उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रिचर्ड जब 16 साल का था तब अपने पेरेंट्स के साथ अब्रॉड चला गया था और अब रिसेंटली लौटा था और उसने ये भी सुना था कि उसके नानाजी की वो एक लौटी स्टूडेंट की मौत हो चुकी है, पर उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी बेटी ऐसे उसके नानाजी के घर पर मिलेगी। उसे ये भी डर लगने लगा कहीं सितारा भी उसके नानाजी की उत्तराधिकारी तो नहीं बनना चाहती, पर कुछ सोच के उसने टेढ़ी स्माइल की और सोचा, ये तो तब पता चलेगा इस लड़की के अंदर अपनी माँ जैसी एबिलिटी है या नहीं। तभी लियोन अपने रूम से निकले और अपने पोते को देख बुलाने लगे, रिचर्ड आओ बेटा, अंदर आओ, बैठो। रिचर्ड ने सितारा को देखा जो अभी भी अपने काम में मगन थी। रिचर्ड ने वो बैग्स टेबल पर रख के बोला, नानाजी, ये मैं कुछ आपके लिए कुछ ज़रूरतों का सामान लाया हूँ और ये सब मैंने अब्रॉड से लिया है, आइए देखिए। रिचर्ड ने बड़े प्यार और पलाइट से अपने नानाजी को बुलाया। लेकिन लियोन ने झट से कहा, मुझे विदेश से लाया हुआ कुछ भी नहीं चाहिए और आगे से ये सब चीज़ें कभी मत लाना मेरे पास। हमारे देश में सब बहुत प्योर और ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती है और मैं जो मेडिसिन्स बनाता हूँ ये तुम्हारे विदेशी मेडिसिन से कंपेयर नहीं हो सकता। लियोन बहुत रफली ये बात बोल दी। नानाजी को ऐसे देख रिचर्ड ने नानाजी की तारीफ करते हुए बोला, नानाजी, आपने जो मेडिसिन्स बनाई है वो वर्ल्ड में बेस्ट है, पर ये मैं अपनी तरफ से आपके लिए प्यार से लाया हूँ, जिसका मीनिंग अलग है। लियोन ने रिचर्ड को बिना देखे कहा, तुम अभी जाओ यहाँ से और इन चीज़ों को भी वापस ले जाओ। रिचर्ड को थोड़ा बुरा लगा, फिर वो लियोन की लाई हुई टी कप की तरफ देखा जो अभी अभी लाया था। रिचर्ड ने लियोन को देख पूछा, नानाजी, आप मुझे चाय के लिए इनवाइट नहीं करेंगे? लियोन ने एक चाय का कप उठाया और लियोन को देते हुए बोला, पियो और जल्दी जाओ यहाँ से। रिचर्ड बाहर आया और अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया जो रोड पर ही पार्क किया हुआ था। वो कुछ सोचते हुए उसके नानाजी के घर को ही देख रहा था। रिचर्ड की कार में पैसेंजर सीट पे एक लड़की विनीता जो उसकी फ्रेंड थी, वो रिचर्ड को देख हंसने लगी और बोली, 13 मिनट 10 सेकंड रहे तुम वहाँ, पिछली बार से 2 मिनट ज्यादा, अच्छी बात है। रिचर्ड ने मन में सोचा, अच्छी बात माय फुट, नानाजी तो बेमन से मुझसे बात कर रहे थे और 11 मिनट उन्होंने चाय पी के ही बीता दी। तभी विनीता ने कहा, तुम नानाजी के गुस्से को जानते हो, उन्हें ज्यादा लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, पर तुम अच्छा कर रहे हो जो उनके साथ वक्त वक्त पर आकर मिल रहे हो। वैसे तुम अब्रॉड से बहुत सालों बाद वापस लौटे हो, क्या ये शहर पहले जैसा दिख रहा है तुम्हें या कुछ बदल गया है? चलो आज मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाती हूँ। और ये कह के विनीता ने रिचर्ड के कंधे को थपथपाया और रिचर्ड ब्लश करने लगा।
विनीता को पता था कि रिचर्ड उसे मन ही मन पसंद करता है। जब वो लोग स्कूल में थे तब गलती से रिचर्ड ने विनीता को कपड़े बदलते हुए देख लिया था और तब से ही रिचर्ड विनीता को अलग से ट्रीट करता आ रहा था। पहले तो विनीता ने रिचर्ड पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, ये सोच के कि वो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, और तब रिचर्ड को सब इग्नोर ही करता था। लेकिन जब विनीता को पता चला कि रिचर्ड वर्ल्ड में बेस्ट मेडिसिन्स एक्सपर्ट लियोन का पोता है तो तब से विनीता रिचर्ड के साथ वक्त बिताने लगी। पहले तो विनीता रिचर्ड के साथ सिर्फ टाइम पास कर रही थी, लेकिन अब जब रिचर्ड अब्रॉड से लौटा तो हैंडसम और मोस्ट एलिजिबल बैचलर बनके लौटा, और अब विनीता रिचर्ड के साथ हुक अप करना चाह रही है। यही सोच के वो मन ही मन एविल स्माइल करने लगी। पहले वो दोनों एक रेस्टोरेंट में गए, वहां डिनर किए और फिर विनीता ने डिस्को में जाने की पहल की और साथ में उसने उसके दोस्तों को भी बुलाया। और विनीता पैसे यूं ही खर्च करने वाली लड़की नहीं थी, उसे पता था कि बिल बाद में रिचर्ड ही पे करेगा। वो लोग डिस्को पहुंचे और वहां विनीता की दोस्त ऋतु भी पहुंची और उसके साथ नितिन भी आया। चारों ने एक रूम बुक की और सोफे पर बैठ गए। रिचर्ड को ये सब ज्यादा पसंद नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप बैठ के ड्रिंक कर रहा था और बाकी के लोग गेम्स खेलने में बिजी थे, जबकि विनीता कुछ गाना गाने की तैयारियां कर रही थी। टू बी कंटिन्यूड। सितारा ने किसी के ऊपर अटैक किया। अब आगे। रिचर्ड को गाना गाना मन नहीं कर रहा था, इसीलिए वो सर नीचे करके सिर्फ ड्रिंक पिए जा रहा था। उसने विनीता को देखा जो पागलों की जैसे गाना गा रही थी और उसने कुछ 100 गाने ऑर्डर की थी और सब के सब रॉक डीजे रेनिक्स वाला ही था। विनीता को ऐसे देख रिचर्ड को गुस्सा आया। उसने सोचा, विनीता अब वो लड़की नहीं रही जिसे वो जानता था। पहले विनीता उसके हिसाब से इनोसेंट हुआ करती थी और अब वो बोल्ड हो गई है। रिचर्ड के सर में दर्द होने लगा, इसीलिए वो वहां से उठा और वॉशरूम की तरफ जाने लगा। लेकिन जाते वक्त उसने देखा कॉरिडोर में एक आदमी एक डरपोक सी लड़की को वॉल से लगा रखा है और उस आदमी के हाथ में एक शराब की बोतल थी और वो उस लड़की के मुंह में लगा के बोल रहा है, काया, इसे पियो, नहीं तो मैं अपने पापा को बोलूंगा कि तुम्हारी फैमिली को बोले। काया ने ना में सर हिला के अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, प्रतीक जी, मुझे नहीं पता कि कैसे पीना है। उस आदमी का नाम जो प्रतीक था उसको थोड़ा गुस्सा आया और बोला, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, मतलब तुम नहीं पीने वाली है ना? काया ने कहा, प्रतीक जी मुझे सच में नहीं पता कि कैसे पीना है। प्रतीक ने एक लंबी सांस लेके कहा, ओके तुम नहीं पियोगी ना, ठीक है, और तुम देखो अब कि तुम्हारी पापा की फैक्ट्री कैसे बंद होता है। उसने ये कहा और जाने के लिए मुड़ा, पर वो जा पाता तभी काया ने उसके बाह को पकड़ रोक लिया और जल्दबाजी में कहा, ओके प्रतीक जी मैं पीऊंगी, पीएलजेड आप कुछ मत करिए, नहीं तो पापा जी नहीं पाएंगे, उनका एक लौटा सहारा है वो फैक्ट्री, पीएलजेड आप उन्हें कुछ मत कीजिए। प्रतीक ने काया को शराब की बोतल थमाते हुए कहा, ठीक है, फिर पियो। काया ने प्रतीक के हाथों से बोतल ली और एक ही सांस में सारी बोतल पी गई। उसे शराब पीने की आदत नहीं थी, इसीलिए उसको खांसी आने लगी और उसके होठों के कोनों से कुछ शराब निकल भी गया। उसके बाद प्रतीक ने काया को वॉल में पिन किया और फोर्सफुली वाइल्ड तरीके से किस करने लगा। काया उसे धक्का देना चाहती थी, पर उसकी जोर प्रतीक के सामने काम नहीं आई। रिचर्ड और ऐसा होते हुए देख नहीं सका और वो प्रतीक को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो 2 कदम ही आगे चला था कि तभी उसे दिखाई दिया कि एक लड़की ने प्रतीक के सिर पे एक बोतल फोड़ दी है। रिचर्ड ने उस लड़की को ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि वो सितारा है, जो आज वो अपने नानाजी के वहां मिला था। सितारा ने काया को खींच के अपने पीछे किया और गुस्से और नफरत भरी नजर से प्रतीक को देख के कहा, प्रतीक ठाकुर, गो टू द हेल। रिचर्ड ने देखा सितारा के हाथ में अभी भी वो बाकी के बोतल का टूटा हुआ टुकड़ा है। प्रतीक के सर से खून पानी की तरह बहने लगा और वो अपने सर को पकड़ के दर्द से कराहते हुए सितारा को देख कहा, सितारा, तुमने मुझे मारा, तुम। बैंग। प्रतीक कुछ और बोल पाता, सितारा ने बाकी का टूटा हुआ बोतल भी उसके सर पे मार दिया और अब प्रतीक के सर से और खून बहने लगा। प्रतीक अपनी आंखें रोल करते हुए बेहोश होके गिर पड़ा। फिर सितारा ने अपनी जीन्स की जेब से एक रुमाल निकाला और प्रतीक के सर पे बांध दिया ताकि खून ज्यादा न बहे। फिर सितारा काया को साथ लेके वहां से निकल गई। लेकिन रिचर्ड जो अपने सामने ये सारी सीन देख रहा था वो उसी जगह सुन्न होकर खड़ा रहा। रिचर्ड अब बाथरूम जाने के बजाय फिर उस रूम में लौट आया। उसे रह रह के सितारा का प्रतीक के सर पे बॉटल फोड़ना याद आ रहा था। उसने जैसा सोचा था सितारा उससे बहुत अलग है।
रिचर्ड को वापस रूम में लौटते देख विनीता अपनी जगह से उठी और रिचर्ड के बाह को पकड़ बोली, रिचर्ड क्या तुम गाना पंसाद करोगे? रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करती हूँ। रिचर्ड ने उसको रोका और कहा, विनीता क्या तुम मेरे लिए फोक सॉन्ग जिए सकती हो? विनीता को अंदर ही अंदर गुस्सा आया। उसने कहा, रिचर्ड इस जगह पर फोक सॉन्ग अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी रिचर्ड ने उसको फोर्स किया और विनीता मना नहीं कर पाई क्योंकि रिचर्ड लियोन का पोता था और वो रिचर्ड को नाराज नहीं कर सकती थी। लियोन सिर्फ इस देश का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर था और उनकी पहचान दुनिया के बड़े बड़े लोगों से थी, इसीलिए विनीता ने हाँ में सर हिलाई और गाना शुरू की। रिचर्ड खामोश होकर सुन रहा था। जब विनीता ने गाना खत्म किया तो रिचर्ड ने विनीता से पूछा, विनी क्या तुम सितारा को जानती हो? सितारा का नाम सुनते ही विनीता को थोड़ा हैरानी हुई कि इस वक्त रिचर्ड सितारा के बारे में क्यों पूछ रहा है। विनीता को गुस्सा आने लगा। उसे वो याद आया जो सितारा ने एक बार उसकी मॉल में इंसल्ट की थी। फिर विनीता ने कहा, तुम ऋतु से पूछो, वो सितारा की छोटी बहन है, उसे अच्छे से पता है। फिर विनीता ने ऋतु को वहां बुलाया और ऋतु ने रिचर्ड से पूछा, तुम सितारा को जानते हो? रिचर्ड ने ऋतु को देख पूछा, क्या तुम सच में सितारा की बहन हो? ऋतु ने मासूम शकल बना के बोली, हाँ, मतलब हम सौतेली बहनें हैं। क्यों, क्या हुआ? और तुम उसे कैसे जानते हो? फिर रिचर्ड ने अपना सर नीचे कर कहा, मैं अभी थोड़ी देर पहले जब बाथरूम गया था तो मैंने देखा कि वो किसी आदमी को हिट किया है। ये सुनते ही ऋतु ने तुरंत कहा, सुनो, मैं अभी आई। हाँ, मम्मा का कॉल आ रहा है, मेरी फिक्र मत करना, मैं अभी आई। फिर ऋतु उस रूम से निकली और उसने देखा कि एक खून से सने आदमी को वहां के स्टाफ एम्बुलेंस की तरफ ले जा रहे हैं। ऋतु उनके पास जाके पूछी, क्या हुआ है और इन्हें चोट कैसे लगी? ऋतु की बात सुन एक स्टाफ मेंबर ने कहा, इस आदमी को किसी ने घायल किया है, ये फ्लोर पर बेहोश पड़े हुए थे। एक गेस्ट बाथरूम जाते वक्त इन्हें देखा और हमें खबर की। हमें नहीं पता कितनी गहरी चोट है, पर हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। ऋतु को समझ आ गया कि ये हो ना हो सितारा ने ही किया है जो बात रिचर्ड बता रहा था। फिर उसके बाद ऋतु ने अपने पॉकेट से फोन निकाला और अपने डैड को कॉल किया और जैसे ही उन्होंने कॉल उठाया, ऋतु तुरंत बोल पड़ी, डैड मैं यहाँ मून डिस्को बार में हूँ और सितारा ने मिस्टर प्रतीक ठाकुर को हिट किया है। बात थोड़ी सीरियस हो गई है, पूरा खून ही खून निकल रहा है। आप ये सोचिए कि इस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है। ऋतु की बात सुन दूसरी तरफ से ऋतु की डैड की गुस्से से भरी आवाज आई। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, सितारा ने प्रतीक ठाकुर को मारा? ये कैसे किया उसने? और वहां क्या कर रही है? उसकी हिम्मत कैसे हुई प्रतीक ठाकुर से उलझने की? अपनी डैड की बात सुन ऋतु ने जल्दबाजी में कहा, डैड अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे कुछ काम करना है, आप बस ये सोचिए कि इस सिचुएशन को कैसे संभालना है। फिर ऋतु ने फोन कट कर दी। ऋतु ने फिर एक स्टाफ से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या वहां उस कॉरिडोर के आसपास सीसीटीवी कैमरा है? क्या मैं फुटेज देख सकती हूं? उस स्टाफ मेंबर ने हाँ में सर हिलाया और फिर न में सर हिला के बोला, कैमरा तो है, पर फुटेज देखने की किसी को भी परमिशन नहीं है। ऋतु ने एक पैसे का बंडल उस स्टाफ के हाथ में दिया और मॉनिटरिंग रूम में घुस गई। उसने देखा कि सितारा ने प्रतीक पर इसीलिए अटैक किया क्योंकि वो एक लड़की को प्रोटेक्ट कर रही थी। और फिर ऋतु ने मन में सोचा, अगर ये दिखे कि सितारा ने उस लड़की के लिए प्रतीक ठाकुर को नहीं मारा तो? अगर ये फुटेज गायब ही हो जाए तो? ये सोच वो डेविल स्माइल करने लगी। फिर वो उस स्टाफ को बोली, क्या मुझे एक बॉटल पानी मिल सकता है? उस स्टाफ ने पहले थोड़ा हिचकिचाया पर बाद में वो पानी लाने चला गया। जब तक वो लौटा तब तक ऋतु सब फुटेज देख ली थी और अब उसके फेस में एक मिस्टीरियस स्माइल थी। टू बी कंटिन्यूड। मैंने कैसे इस मुसीबत को जन्म दे दिया? अब आगे। नितिन जो कब से ऋतु का वेट कर रहा था, क्यों ऋतु को जाते हुए बहुत टाइम हो गया था और वो अभी तक लौटी नहीं थी, तो नितिन ने ऋतु को देखने के लिए प्राइवेट रूम से बाहर निकल आया। वो एक कदम ही गया था कि उसे ऋतु वापस आती दिखी और उसके हाथ में एक पानी का बॉटल भी था। नितिन ने ऋतु के पास जाके फिक्र करते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो या यहाँ और कुछ देर रुकना चाहती हो? ऋतु ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रुकने में, लेकिन सितारा को जरूर होगा। उसने अभी थोड़ी देर पहले प्रतीक ठाकुर के ऊपर अटैक किया है और मैंने डैड को भी कॉल करके बता दिया कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर ले।
ये सुनते नितिन ने थोड़ा गुस्से में कहा, ऋतु तुम बहुत अच्छी हो, सितारा ने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया पर फिर भी तुम उसके लिए अच्छा सोच रही हो, उसकी फिक्र कर रही हो, उसकी हेल्प करना चाहती हो। तुम इतनी अच्छी क्यों हो ऋतु? ऋतु ने बेचारी सी बन के कहा, नितिन सितारा मेरी बहन है और अब जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है और इसीलिए मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। नितिन ने ऋतु का हाथ थाम के कहा, ऋतु तुम्हें उसके लिए बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब उसकी गलती है। ऋतु हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम कोई गलत ना ही कर रहे हैं। ऋतु तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नितिन ने ऋतु को अपने बाहों में भरा और कुछ देर बाद वो दोनों प्राइवेट रूम में वापस लौट आए। उन दोनों को वापस आते देख रिचर्ड ने ऋतु से पूछा, क्या चल रहा है बाहर? ऋतु ने एक लंबी सांस ली और कहा, सितारा को ऐसे बाहर घूमना फन करना अच्छा लगता है, वो ज्यादातर ऐसे ही बार और डिस्को में जाती रहती है, ये उसका पहली बार नहीं है कि उसने किसी से फाइट किया है, डोंट वरी वो ठीक होगी, वैसे भी मैंने डैड को कॉल करके बता दिया है कि इस सिचुएशन को हैंडल कर ले। चलो हम गेम्स खेलते हैं। सितारा और काया उस डिस्को से निकलने के बाद सितारा ने काया को एक कैब में बिठाया और घर भेज दिया, पर उसने इस इंसिडेंट के बारे में और काया के साथ जो भी हुआ उसके बारे में काया के पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया। जाने से पहले काया ने सितारा से कहा, आई एम सॉरी सितारा। सितारा ने बिना भाव के कहा, सॉरी मुझे नहीं, अपने आप से कहो और अपने पेरेंट्स को भी कहो। फिर सितारा की बात सुनने के बाद काया ने अपना सर नीचे झुका लिया और कहा, सितारा तुम ठीक तो होगी ना? सितारा ने काया के बाह को पकड़ के कहा, मैं ठीक रहूंगी, डोंट वरी, अब तुम जाओ। फिर काया ने उदासी से कहा, सितारा मैंने न्यूज़ देखी थी, घर में सब तुम्हें मिसट्रीट करते हैं और नितिन भी अब तुम्हारी स्टेप सिस्टर के साथ है, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तुम्हें प्यार देने के लिए कोई भी नहीं है और आज भी तुम मेरी वजह से प्रॉब्लम में फंस गई। ये कहते हुए काया की आंखों से आंसू बहाए। सितारा ने काया को देख कहा, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये स्टूपिडिटी फिर कभी मत करना। काया ने अपनी दांत पीस के कहा, सितारा आगे से हमारी फैमिली मैटर में तुम इंटरफेयर मत करना, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरी पेरेंट्स यही चाहते थे। ये सुनते ही सितारा की आंखें कोल्ड हो गई, उसने अपने हार्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, पहले जब मेरी मम्मा थी तो उन्होंने तुम सबको प्रोटेक्ट किया था सारी प्रॉब्लम से, मैं भी वही करूंगी। ये कह के सितारा अब बिना काया को देखे वहां से चली गई। सितारा को पता था कि इस उसके डैड उसके लिए चीजें और मुश्किल कर देंगे और ठीक वैसा ही हुआ। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि लिविंग रूम में उसके डैड काजल और प्रतीक की मां बैठी हुई थी। जैसे ही मिसेस ठाकुर ने सितारा को देखा उन्होंने सितारा को एक कोल्ड लुक दिया और आनंद जी के तरफ देख बोली, मिस्टर आनंद PLZ इससे एक्सप्लेनेशन दिलाए। जैसे ही सितारा को उसके डैड ने देखा तो उन्होंने ऑर्डर देते हुए कहा, सितारा जल्दी इधर आओ। सितारा आनंद जी की बात मानते हुए उनके पास गई और इनोसेंट होके बोली, क्या हुआ? आनंद जी ने सितारा को देख गुस्सा करते हुए बोले, सितारा अभी इसी वक्त मिसेस ठाकुर से माफी मांगो। मिसेस ठाकुर ने गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, मुझसे माफी नहीं, हॉस्पिटल जाओ और मेरे बेटे से माफी मांगो। सितारा ने वैसे ही एटीट्यूड में बोली, मैं क्यों माफी मांगू किसी से? और किसने बोला कि मैं माफी मांगना चाहती हूँ? ये सुनते ही मिसेस ठाकुर ने गुस्से में अपनी दांत पीस के कहा, मिस्टर आनंद सुना आपने आपकी बेटी ने क्या कहा? वो माफी नहीं मांगना चाहती मेरे बेटे से, सिर्फ इसकी वजह से मेरे बेटे को इतनी गहरी चोट लगी और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ओके फाइन देन, अच्छा है, अब पुलिस ही बताएगी इसको। मिसेस ठाकुर ये बोली और वो जाने के लिए मुड़ी, वो बाहर जा पाती तभी आनंद जी ने उनको रोकते हुए कहा, मिसेस ठाकुर एक मिनट सुनिए, हम इस बारे में बात कर सकते हैं, बोलिए हम कंपनसेट के बदले क्या करें? आप क्या चाहती है? PLZ पुलिस को इन्वॉल्व मत करिए, हम ऐसे ही इस सिचुएशन को प्राइवेटली सुलझा लेते हैं, इसमें हम दोनों फैमिली के लिए अच्छा है। मिसेस ठाकुर ने हाँ में सर हिला के कहा, ओके देन, मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी मेरे बेटे का ख्याल रखे जब तक वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ना हो जाएं और कंपेंसेट में हम ये चाहते हैं कि आप मेरे बेटे की सारी मेडिकल बिल्स पे करें, मैं सब कैलकुलेट करके आपको बता दूंगी बाद में। आनंद जी ने उनकी बात इजीली मान गए और बोले, ठीक है, हम रेडी है। लेकिन तभी सितारा बोली, मैं रेडी नहीं हूँ, अगर कोई माफी मांगेगा तो आपका बेटा और वो भी काया से, उसने जो किया, हम उसके ऊपर मुकदमा चला सकते हैं। सितारा की बात सुनते ही आनंद जी ने सितारा पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, तुम चुप रहो सितारा। फिर उसके बाद मिसेस ठाकुर ने कहा, सुनिए मिस्टर आनंद आपकी बेटी क्या कह रही है? वो इसमें भी रेडी नहीं है, बाद में मुझे ब्लेम मत करिएगा कि मैंने मौका नहीं दिया इस मैटर को प्राइवेटली सॉल्व करने का। पहले मैं इस मैटर को बड़ा नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो मैं देख रही हूँ आपकी बेटी बहुत बदतमीज है, अब पुलिस ही इसे सबक सिखाएगी। मेरा छोटा भाई पुलिस हेड है, मैं उसे बोलूंगी कि वो सितारा को अच्छे से सबक सिखाए और कुछ सालों तक जेल में बंद कर दे। मिसेस ठाकुर ने ये कॉल्डली कहा और वहां से चली गई। वो चली गई, पीछे से आनंद जी चिल्लाते रह गए, मिसेस ठाकुर PLZ हम बात कर सकते हैं, रुकिए।
लेकिन मिसेस ठाकुर ने एक नहीं सुनी। उनके जाने के बाद आनंद जी सितारा की तरफ मुड़े और सितारा पर चिल्लाते हुए कहा, मैंने क्या गलती करी है? मैंने कैसे ऐसी मुसीबत को जन्म दे दिया? तुम जानती हो उसका भाई पुलिस स्टेशन में हेड ऑफिसर है, तुमने उसके भतीजे के ऊपर अटैक किया है, वो तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं देगा, वो तुम्हें जेल में भेजेगा। तुम ना सिर्फ अपने लिए प्रॉब्लम लाई हो, बल्कि पूरी फैमिली को बर्बाद कर रही हो, है ना? वो काया तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? क्यों तुमने उसके लिए इतना बड़ा कांड कर दिया? सितारा ने वैसे कोल्ड नजरों से देख कहा, उसकी माँ ने एक बार मेरी और मेरी मॉम की जान बचाई थी। आनंद जी ने दांत पीस के कहा, उसके लिए हम उन लोगों को थैंक यू बोल चुके हैं, और तुम्हारी माँ ने काया की पेरेंट्स को एक छोटी सी फैक्ट्री भी ओपन करके दी थी। अगर तुम्हारी मॉम उनको ये नहीं करके देती तो आज काया के पेरेंट्स अब तक कुछ नहीं कर पाते। जितना हो सके हमने उनकी हेल्प की, अब उनके लिए गिल्टी फील करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अब से और उनके मैटर में तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। सितारा ने आनंद जी की बात को इग्नोर करते हुए बिना भाव के बोली, मेरी माँ ने उनका कर्तव्य पूरा कर दिया है, अब मैं मेरी करूंगी। सितारा ये कही और अपना बैग उठा के अपने रूम में चली गई। पीछे से आनंद जी ने चिल्लाते हुए गुस्से से टी कप और कॉफी टेबल तोड़ते हुए कहा, सितारा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? काजल ने आनंद जी को शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ आनंद, मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। तुम ये चाय पियो। फिर काजल ने आनंद जी को एक चाय का कप दिया और आनंद जी चाय का कप लेते हुए गुस्से में गहरी गहरी सांस भर के कहा, काजल तुम देख रही हो ना ये दिन ब दिन कितनी मुसीबत बनती जा रही है। आज उसने हमें नीचा दिखाने के लिए क्या किया है? वही सितारा अपने रूम में पहुंचने के बाद अपना कंप्यूटर ऑन किया और मून डिस्को बार का सीसीटीवी सिस्टम हैक किया और वो फुटेज डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में भेजना चाहती थी, पर जब उसने चेक किया तो उसे पता चला कि सिस्टम में कुछ पार्ट गायब है। उस फुटेज में ये दिख रहा था कि सितारा ने प्रतीक ठाकुर पर अटैक किया, लेकिन वो पार्ट मिसिंग था जो प्रतीक काया के साथ बदतमीजी कर रहा था। सितारा को पता चल गया कि किसी ने जानबूझ के वो पार्ट डिलीट कर दिया है। ये सोचते ही सितारा के होठों पर डेविल स्माइल आ गई और उसके बाद उसने तेजी से अपनी कीबोर्ड पर उंगली चलाई। कुछ ही सेकंड में उसने वो डिलीट वाला पार्ट फिक्स कर लिया और अब सितारा ने पूरा सीसीटीवी फुटेज देखा, फिर पूरे सीसीटीवी फुटेज को किसी को ईमेल कर दिया। दूसरी तरफ से तुरंत रिप्लाई आया। सितारा ने अपना फोन निकाला और उधर से आवाज आई, सितारा। सितारा ने वैसे ही रिस्पेक्ट के साथ कहा, रियान अंकल। रियान, कैसी हो सितारा? कैसा चल रहा है सब कुछ? सितारा, अच्छा नहीं है अंकल। अंकल मैं एक मुसीबत में फंस गई हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। रियान ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? मुझे बिलीव क्यों नहीं हो रहा? सितारा भी हंसते हुए बोली, अंकल अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो पीएलजेड मैंने जो अभी आपको सेंड किया है वो देखिए। अंकल रियान ने हाँ में सर हिला के कहा, ठीक है, मैं चेक करता हूँ, अभी बहुत रात हो गई है, जाओ तुम सो जाओ। सितारा ने मुस्कुरा के कहा, ओके रियान अंकल, थैंक यू एंड गुड नाइट। सितारा ने कॉल कट किया और बेड पर सोने चली गई। वही रियान अंकल अपना ईमेल खोला और सितारा ने जो वीडियो भेजा वो देखने लगा। पूरा वीडियो देखने के बाद उन्होंने दांत पीस के कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? तभी वहां रियान जी की वाइफ एमिली आई और वीडियो को देखते हुए बोली, सितारा बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, वो काइंडनेस को बहुत वैल्यू करती है और अब तक परिहार फैमिली की प्रोटेक्ट करती है। मैं तुम्हारे लिए ठाकुर फैमिली को देखने जाऊंगी, इस मैटर को प्रॉपर्ली हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये अफवाह फैल जाएगा कि तुमने कैसे अपनी टेरिटरी में सितारा के साथ गलत होने दिया। रियान जी ने अपना सर दबाते हुए कहा, हाँ वो बुढ़े लोग फिर मुझे ब्लेम करेंगे। टू बी कंटिन्यूड। सितारा इन पुलिस स्टेशन। अब आगे। रितु जब घर लौट के आई तो उसने अपनी मॉम काजल को बार में क्या क्या हुआ सब शुरू से बताने लगी। उसने कहा, मॉम इस बार सितारा ने हमारी फैमिली को बदनाम और नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर ठाकुर फैमिली उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए तो वो इस बार जरूर जेल जाकर रहेगी। रितु ये बोल के मुस्कुराने लगी। रितु की बात सुन के काजल ने कहा, मैंने सुना है प्रतीक ठाकुर ने एक लड़की के साथ बदतमीजी की थी सितारा के अटैक करने से पहले। रितु ने तिरछी स्माइल कर कहा, सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ नहीं है कि प्रतीक ठाकुर ने ऐसा कुछ किया था किसी लड़की के साथ। ये बोल के रितु ने एक आंख से विंक की और दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन काजल कुछ सोचते हुए बोली, पर रितु मुझे लगता है सितारा को कंप्यूटर के बारे में बहुत नॉलेज है। क्या वो फुटेज फिर से रिपेयर कर सकती है? काजल की बात सुन के रितु ने दांत पिसके कोल्ड आवाज में कहा, मॉम आप ऐसा कह रही है क्योंकि उन फेक फोटोज के बारे में सितारा को पता चल गया था, है ना? पर मॉम पीएस फोटो एक अलग बात है और सीसीटीवी फुटेज को रिपेयर करना अलग बात है। इसके लिए प्रोफेशनल टेक्निक की जरूरत होती है और वैसे भी वो फुटेज ब्रोकन नहीं है, डिलीट किया गया है,
और डिलीट किया हुआ फुटेज वो कैसे वापस रिपेयर कर पाएगी? और फुटेज है ही नहीं, और जो चीज़ है ही नहीं वो कैसे वापस ला सकेगी? ऋतु की बात सुन के काजल ने हाँ में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ऋतु, यू आर ऑसम। वही दूसरी तरफ जेडन एक फाइलों का पहाड़ लेके अंबर के ऑफिस में आया और अंबर एक के बाद एक डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था। इस महीने का लास्ट डे था और अंबर को रघुवंशी ग्रुप्स की सारी बिजनेस प्रॉपर्टी पर एक बार आंखें फिरानी थी। ये महीना बहुत बिजी मंथ हो गया था अंबर के लिए। जेडन ने और डॉक्यूमेंट्स को अंबर के स्टडी टेबल पर रख कहा, अंबर सर, ये रहे रियल एस्टेट, एंटरटेनमेंट क्लब और शॉपिंग मॉल की इन्फॉर्मेशन। बाकी के इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल सेंड कर दूंगा। अभी बहुत रात हो गई है, आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। अंबर ने हाँ में सर हिलाया। फिर जेडन ने अंबर को देखता रहा पर वो वहां से गया नहीं। उसे ऐसे रुकते देख अंबर ने जेडन की तरफ देख कहा, क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है? जेडन ने हिचकिचाते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं आज मून डिस्को बार में सितारा MAM से मिला था। ये सुनते ही अंबर जो फाइल रीड कर रहा था एकदम से रुक गया। अंबर को ऐसे देख जेडन ने तुरंत कहा, ओके सर, फिर मैं चलता हूँ। और जेडन ने अपने मन में सोचा, गधे, तुझे क्यों लगा था कि सर अभी भी सितारा मैडम को याद रखेगा? उन्होंने शादी का प्रपोजल भेजा लेकिन सितारा मैडम ने मना कर दिया। अब तो सर उन्हें भूल भी गए होंगे। क्या जरूरत थी तुझे उनका नाम लेने की? जेडन ने अपने आप को ही कोसने लगा। जेडन दरवाजे तक पहुंचा, वो बाहर जा पाता तभी अचानक से अंबर की आवाज आई जो कह रहा था, क्या हुआ सितारा को? जेडन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो डिसबिलीफ से अंबर को देखने लगा, क्योंकि ये पहली बार था जब अंबर किसी लड़की के बारे में पूछ रहा था। जेडन के दिल में सितारा को लेके एक डीप इंप्रेशन थी, क्योंकि सितारा ने अंबर के मुंह पे अंबर को रिजेक्ट किया था। फिर जेडन ने एक लंबी सांस लेके कहा, सितारा मैडम ने प्रतीक ठाकुर के ऊपर अटैक किया है और मैंने सुना है कि प्रतीक ठाकुर बार की CCTV फुटेज के बारे में पूछ रहा है मैडम को सजा दिलाने के लिए। जेडन की बात सुन के अंबर धीरे से उसके चेयर में हेडरेस्ट में लीन हुआ और अपने उंगलियों में पेन को गोल गोल घुमाने लगा। जेडन वेट कर रहा था कि अंबर शायद कुछ बोलेगा, वो वेट कर रहा था कि अंबर कुछ ऑर्डर देगा। फिर बहुत देर तक जब अंबर ने कुछ नहीं कहा तो जेडन फिर से वहां से जाने के लिए मुड़ा। वो एक भी कदम हिला पाता तभी अंबर ने कहा, वो प्रतीक ठाकुर सितारा को इसीलिए सजा देना चाहता है क्योंकि सितारा ने उसके ऊपर अटैक किया। क्या शेमलेस आदमी है! सितारा को और जोर से मारना चाहिए था उसे। फिर अंबर ने कहा, ठाकुर को मुकदमों की जरूरत है, जाओ उन्हें सूट समेत वापस करो। अंबर ने ये कहा और फिर अपने काम में बिजी हो गया। जेडन वहां से चुपचाप निकल गया और बाहर दरवाजे के पास खड़े होके वो कुछ देर ये सोचता रहा कि आखिर अंबर की फीलिंग्स, एटीट्यूड सितारा के लिए क्या है, वो ये समझ नहीं पा रहा था। और अब जब अंबर ने ठाकुरों के खिलाफ कुछ ढूंढने के लिए बोल रहा था तो उसे तो अपने काम पर लगना ही था। वो वहां से जल्दी निकल गया। अगली सुबह सितारा के घर के आगे 2 पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। पुलिस को अपने घर में देख आनंद जी बहुत अपमानित महसूस करने लगे और अब वो सितारा की कोई फिक्र करना नहीं चाहते थे। लेकिन काजल ने आनंद जी से कहा, आनंद, सितारा तुम्हारी बेटी है और अगर तुमने उसकी फिक्र नहीं की, उसको नहीं बचाया, तो लोग सोचेंगे कि हम बहुत रूथलेस है। और वैसे भी ऋतु की उस पार्टी में सब लोग सितारा के ऊपर दया दिखा रहे थे। अब अगर हमने उसका साथ नहीं दिया तो बातें और बढ़ जाएगी और पापा भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सितारा को ऐसे अकेला छोड़ दिया तो। ऋतु की पार्टी के बारे में याद आते ही आनंद जी फिर से गुस्से से भर गए। फिर भी वो गुस्से को काबू कर सितारा के साथ पुलिस स्टेशन तक चले गए। आनंद जी आज पहली बार पुलिस स्टेशन आ रहे थे, ये उनके लिए बहुत शर्म की बात थी। जब आनंद जी पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वो बोले, मैं इस मैटर को ठाकुर फैमिली के साथ प्राइवेटली हैंडल कर लूंगा। इतनी छोटी सी बात के लिए आप लोगों को टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आनंद जी की बात सुन के एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, कल मिसेस ठाकुर गए थे ना इस मैटर को प्राइवेटली हैंडल करने, लेकिन आप लोगों ने मना कर दिया।
और अब जब आप लोग यहाँ हैं, हमें हमारा काम करने दीजिए, ये हमारा ड्यूटी है। आनंद जी उस पुलिस ऑफिसर को पहचान गए, ये वही मिसेस ठाकुर का भाई था, और अब आनंद जी को ऐसा लगा जैसे उनकी अंत तय है। आनंद जी ने माफी मांगते हुए कहा, ऑफिसर, ये बच्चों की बात है, मेरी बेटी थोड़ी नॉटी है, हम सच में इसे प्राइवेटली हैंडल कर लेंगे, मैं आज ही मिसेस ठाकुर से बात करने जाऊंगा। उस ऑफिसर ने अपने उंगलियों ने पेन घुमाया और लिखते हुए कहा, आप यहाँ आ ही गए हैं तो चलिए पहले रिकॉर्ड लिख लेते हैं। ये सुन के आनंद जी चिंतित और बेचैन हो गए, उन्होंने पहले कभी पुलिस स्टेशन का मुंह नहीं देखा था, उन्हें ऐसा लगा, अगर एक बार रिकॉर्ड में उनका नाम चला गया, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड में उनका नाम आ जाएगा, और अगर सितारा का नाम इस क्रिमिनल रिकॉर्ड में दर्ज हुआ तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ना सितारा की लाइफ बर्बाद होगी, बल्कि देशमुख खानदान की इज्जत भी चली जाएगी। आनंद जी ने परेशान होते हुए रिक्वेस्ट कर कहा, मैं अभी मिसेस ठाकुर से बात करने जा रहा हूँ, आप PLZ ये रिकॉर्ड मत बनाइए PLZ। ये बोल के आनंद जी ने अपने फोरहेड से पसीना पोंछ लिया और मिसेस ठाकुर को ढूंढने लगे। मिसेस ठाकुर वही साइड में बैठ के चाय पी रही थी। टू बी कंटिन्यूड। वैसे सितारा के पापा के साथ अच्छा हो रहा है ना? उसने मेरा रेप किया था। अब आगे। आनंद जी वहां मिसेस ठाकुर को ढूंढने लगे और उन्हें मिसेस ठाकुर वही एक कोने में बैठी हुई दिखी। आनंद जी उनके पास गए। आनंद जी को अपने पास आते देख मिसेस ठाकुर एरोगेंटली आनंद जी को देखने लगी। आनंद जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मिसेस ठाकुर, PLZ सितारा को जाने दीजिए, आई बेग यू, उसके बिहाफ पे मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, PLZ उसे छोड़ दीजिए, मैं आपकी बेटे के लिए एक अच्छी नर्स ढूंढ के दूंगा, आप जो भी डिमांड कर रही थी उससे डबल कंपनसेशन देने के लिए भी तैयार हो। आनंद जी की बात सुन के प्रतीक की मां ने गुस्से में नाक फुलाते हुए कहा, नर्स? क्या हम अफोर्ड नहीं कर सकते? मैं बस चाहती हूँ कि सितारा मेरे बेटे का ध्यान रखे, केयर करे जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, ये डील थी हमारी। आनंद जी ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, सितारा ने बचपन से लेके आज तक कुछ काम नहीं किया है, वो आपके बेटे का कैसे ध्यान रखेगी? आनंद जी की आवाज सुन के ऐसा लगा जैसे वो अभी रो देंगे। उनकी बात सुन के प्रतीक की मां ने अपने सीने में हाथ बांध के कहा, अगर वो ध्यान रखना नहीं जानती तो उसे सीखने दीजिए, हमारे पास भेजिए, अगर वो सीख भी नहीं सकती तो उसे पुलिस के हवाले कीजिए, प्रतीक की मॉम ने सीधे कह दिया। काजल ने सितारा को कान में कहा, सितारा हाँ कह दो, जेल जाने से बेहतर है कि तुम किसी का केयर कर लो, ध्यान रख लो, अगर तुम क्रिमिनल रिकॉर्ड में जेल गई तो तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। सितारा ने काजल की आंखों में देख कहा, आप तो यही चाहती है ना कि मैं जेल जाऊं? काजल ने सकपका के उदास होके कहा, सितारा तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? फिर सितारा ने मिसेस ठाकुर की भाई की तरफ देख कहा, जबकि प्रतीक की मॉम नहीं चाहती कि ये प्राइवेटली हैंडल हो, तो आप मुझसे पूछताछ कर सकते हैं। सितारा की बात सुन प्रतीक की मॉम ने दांत पीस लिया, उन्होंने नहीं सोचा था कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में सितारा ऐसा करेगी। उन्होंने दांत पीस के कहा, तो फिर तुम वेट करो और जेल जाने के लिए रेडी रहो। मिसेस ठाकुर की भाई ने सितारा को देखा जो तिरछी स्माइल कर रही थी, फिर उन्होंने किसी को भेजा सितारा से पूछताछ करने के लिए। उन्होंने पूछा, तुमने प्रतीक ठाकुर पर अटैक क्यों किया? सितारा ने बेफिक्र होके कहा, सेल्फ डिफेंस में। पुलिस, झूठ। फिर मिसेस ठाकुर की भाई ने किसी को भेजा और CCTV फुटेज लाने के लिए कहा, फिर उन्होंने पूरा फुटेज सितारा को दिखाने लगा। उस फुटेज में दिख रहा था कि पहले तो वो कॉरिडोर बिल्कुल खाली था और उसके कुछ टाइम बाद कुछ वेटर्स का आना जाना हुआ और उसके 5 मिनट बाद ही दिखा कि सितारा ने एक बॉटल से प्रतीक सिर पर मार दिया है। फुटेज देखने के बाद 2 और पुलिसमैन सितारा के दोनों तरफ खड़े हो गए और बोले, वाह, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी छोटी सी लड़की इतनी ब्रेव होगी। सितारा ने उन दोनों की तरफ घूरते हुए देखा तो दोनों ने गला साफ करके इधर उधर देखने लगे। उस फुटेज को सितारा को दिखाने के बाद मिसेस ठाकुर की भाई ने कहा, देखो वो तुम हो जो प्रतीक के ऊपर अटैक किया है, वो भी बिना किसी रीजन के। ये सुन सितारा तिरछी स्माइल करने लगी और बोली, ये है आपकी पुलिस स्टेशन की लेवल? आपकी फुटेज में एक पार्ट मिसिंग है। सितारा की बात सुन के वो पुलिस ऑफिसर को थोड़ा गुस्सा आ गया। फिर सितारा ने अपने जेब से एक USB निकाल के बोली,
मेरे पास भी एक फुटेज है जो कंप्लीट वीडियो है और आपके बेहतर है। ये कह के सितारा ने वो यूएसबी एक दूसरे पुलिस को दिया और उस पुलिसमैन ने कंप्यूटर के साथ प्लग्ड करके वीडियो प्ले करने लगा। उस वीडियो में दिखा रहा था कि पहले प्रतीक ने काया को ड्रिंक करने के लिए फोर्स किया और काया को जबरदस्ती किस भी किया और काया के पूरे बॉडी को इधर उधर छूने लगा। उसके बाद सितारा आई और काया को बचाने के लिए उसने प्रतीक के ऊपर बॉटल से अटैक किया। ये पूरा वीडियो देखने के बाद एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, तो ये आपका भांजा प्रतीक है जो पहले इस लड़की के साथ बदतमीजी की और मिस सितारा ने इस लड़की को बचाने के लिए ये कदम उठाया। अब सितारा ने सबकी तरफ देख कहा, क्या अब मेरा सेल्फ डिफेंस में किया हुआ अटैक प्रूफ हुआ? मिसेस ठाकुर ने जब पूरी वीडियो देखी तो उनकी आंखें कोल्ड होती गई और वो सितारा से चिल्लाकर बोली, काया ने खुद चुना है कि उसे प्रतीक के साथ रहना है, तुम इसमें दखल क्यों दे रही हो? ये सुन के सितारा की आंखें कोल्ड हो गई और उसकी एक्सप्रेशन भी हार्ड हो गया। सितारा ने कहा, काया ने चुना जरूर है उसके साथ रहना, क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि वो मजबूरी में कर रही है? वो बेबस है। मिसेस ठाकुर ने सिर्फ ये बुदबुदाया कि काया ने पहल की थी, वो उसे ढूंढते हुए गई थी कल रात। उसके बाद आनंद जी सितारा के पास आए और बोले, सितारा तुम काया को यहाँ बुलाओ, वो तुम्हारे लिए विटनेस बन सकती है। सितारा ने ना में सर हिला के कहा, नहीं पापा। ये सुन के आनंद जी को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अगर तुम उसके लिए जेल जा सकती हो तो वो तुम्हारी विटनेस बनने के लिए यहाँ क्यों नहीं आ सकती? सितारा ने ये सुन के खामोश हो गई और अपना सर नीचे कर लिया। फिर मिसेस ठाकुर का भाई अपनी बहन के पास जाके बोला, दीदी आपको बस ये देखना है कि काया ये कबूल करे कि वो खुद प्रतीक के साथ रहना चाहती है और बाकी मैं सब देख लूंगा। आप बाकी किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए, ये मेरी जगह है और मैं सब संभाल लूंगा। मिसेस ठाकुर ने दांत पिसके कहा, कैसी जिद्दी लड़की है ये? मिसेस ठाकुर के भाई पुलिस ऑफिसर ने कहा, डोंट वरी दीदी, सितारा सिर्फ एक बच्ची है, मुझे सिर्फ उसे थोड़ा डराने की जरूरत है, उसके बाद देखना आप, वो जैसा आप चाहेगी वैसा ही करेगी। आनंद जी ने काया को कॉल किया और पुलिस स्टेशन में बुलाया, सितारा का विटनेस बनने के लिए। काया की मॉम ने काया की शर्ट की कॉलर को ठीक करते हुए कहा, काया जाओ बेटा सितारा की हेल्प करो। सितारा के डैड और वो काजल बोलते रहेंगे कि वो हमारे बेनिफैक्टर्स है, पर रियल में सितारा की मॉम और सितारा हमारे बेनिफैक्टर है। सितारा ने ये सब सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया है और अब तुम्हें सितारा की किसी भी हाल में हेल्प करनी है, समझी ना काया? काया ने हाँ में सर हिला के कहा, हाँ मॉम, मैं सितारा की हेल्प जरूर करूंगी। काया ने अपनी माँ की चेहरे को छूते हुए कहा, जो अभी बहुत चेंज हो गया था और पहचानने में भी दिक्कत होती थी। काया ने कहा, मॉम क्या आपको रिग्रेट होता है सितारा और उसके मॉम को बचाने से और दूसरों की लाइफ को बचाने से? काया की मॉम ने ना में सर हिला के कहा, नहीं बेटा, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता, उन्हें बचाना तो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। काया ने फिक्र करते हुए कहा, मॉम लेकिन आपका चेहरा? काया की मॉम ने मुस्कुरा के कहा, कोई बात नहीं बेटा। काया ने एक लंबी सांस ली और कहा, ओके मॉम मैं अब चलती हूँ। काया की मॉम ने काया के हाथ में कुछ पैसे देके कहा, ये लो और टैक्सी से अच्छे से जाना, और हाँ बिल्कुल डरना मत, वहाँ तुम्हें बहुत कुछ फेस करना होगा, पर तुम स्ट्रांग रहना बच्चा। काया की मॉम ने काया को हग किया और काया उसके मॉम को बाय बोलते हुए घर से निकल गई। काया जब पुलिस स्टेशन में पहुंची तो उसने प्रतीक की मां को कहते हुए सुना कि काया मेरे बेटे को पसंद करती है, ये पहली बार नहीं है जो वो दोनों साथ दिख रहे हैं, वो लोग कई बार ऐसे घूमने गए हैं साथ में, और काया एक बार प्रेग्नेंट भी हुई थी प्रतीक के बच्चे की। ये सुनते ही काया की हाथों की मुट्ठी बन गई, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जो वो इंक्वायरी रूम तक चल रही थी। काया वही दरवाजे के पास रुक गई, फिर उसे जब एक पुलिसमैन ने देखा तो पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो काया ने कहा कि उसे एक रिपोर्ट दर्ज करनी है। उसके बाद काया को इंटेरोगेशन रूम में ले जाया गया जहां सितारा और बाकी लोग थे। काया ने पहले मिसेस ठाकुर को जलती हुई नजरों देखा और फिर सितारा के साइड में जाके खड़ी हो गई, मुस्कुराते हुए सितारा को बुलाया, सितारा। काया को वहां देख सितारा को गुस्सा आया, उसने दांत पीस के कहा, किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? काया ने सितारा के सवाल का जवाब नहीं दिया और वो मिसेस ठाकुर की भाई के सामने खड़ी होके बोली, मैं प्रतीक ठाकुर को जेल भेज सकती हूँ मेरा रेप करने के लिए।
वो पुलिस ऑफिसर को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा और फिर काया ने कहा, 1 साल पहले उसने मेरा रेप किया था। काया की बात सुनके मिसेस ठाकुर ने चिल्लाते हुए कहा, 1 साल पहले तुम प्रतीक की गर्लफ्रेंड थी और अब तुम 1 साल बाद ये बात उठने आई हो। तुम खुद उसके साथ रह रही थी और फिर उसके बाद तुमने प्रतीक से ब्रेकअप कर लिया और कल भी तुम खुद उसे ढूंढते हुए गई थी ना? और तब ब्रेकअप भी तुमने इसीलिए किया था क्योंकि तुम्हें हमारी प्रॉपर्टी चाहिए थी। फिर मिसेस ठाकुर गुस्से में अपना दांत चबाने लगी। काया ने अपने बैग से कुछ डॉक्यूमेंट निकाला और टेबल पर रख के कहा, ये रहा एविडेंस। उस रिपोर्ट में था कि काया की बॉडी उस वक्त बहुत डैमेज हो गई थी और ये भी प्रूफ था कि ये प्रतीक ने किया था। उन सबूतों को देखने के बाद मिसेस ठाकुर ने दांत पीस के कहा, अगर हम तुम्हें प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा नहीं देते तुम मेरे बेटे को छोड़ देती और अब तुम उन सब बातों को लेके हमें धमकी देने आई हो? काया ने बेफिक्र से कहा, नहीं मैं नहीं, और पहले भी मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, नहीं रहना चाहती थी उसके साथ। वो प्रतीक था जो मुझे जबरदस्ती अपने साथ रखा था, वो प्रतीक था जो मेरे साथ जबरदस्ती किया था। काया की बात सुनने के बाद मिसेस ठाकुर की भाई ने कहा, काया तुम जानती हो ना कि झूठे सबूत दिखाना एक इलीगल क्राइम है? काया ने जोर देते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, उस वक्त मेरे पापा की फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हुआ था और तब प्रतीक ने कहा था कि वो हमारी हेल्प करेगा और उसने मुझे एक गांव के साइड में बुलाया था कुछ बताने के लिए। ये बोल के काया रोने लगी। काया को रोता देख सितारा ने काया को अपने सीने में छुपा लिया और गुस्से में घूरते हुए बोली, बंद करो ये सब बातें करना। मिसेस ठाकुर की भाई ने सोचा, ये बच्चियां कुछ नहीं जानती, अगर मैं इन्हें और धमकाऊंगा या और डराऊंगा तो वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। यही सोचते हुए उसने फिर कहा, 1 साल पहले क्या हुआ था, हम कैसे इन्वेस्टिगेट करें? तभी वहां एक भारी आवाज गूंजी जो कह रही थी, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो किसी और को ये काम दे दो। सबने अपना सर घुमा के आवाज की डायरेक्शन में देखा। वहां से एक पुलिस यूनिफॉर्म पहने एक इंसान चलकर आ रहा था। उनकी आंखों में एक चमक थी और समंदर के जैसे गहराई भी। उन्होंने मिसेस ठाकुर की भाई को घूर के देखा। मिसेस ठाकुर की भाई ने तुरंत उस इंसान को पहचान गया। ये थे रियान वेंजर, इस पुलिस स्टेशन के डायरेक्टर। उनको देखते ही मिसेस ठाकुर की भाई की हवा टाइट हो गई। मिसेस ठाकुर ने अपने भाई के कान में धीरे से पूछा, कौन है ये इंसान? उसने अपनी बहन की बात को इग्नोर किया और रियान जी के पास जाके ग्रीट करते हुए बोला, मिस्टर वेंजोर आप यहाँ? रियान अंकल ने कोल्ड नजरों से घूर के कहा, तुम 1 साल पहले हुए इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते? लगता है तुम्हें ये कैप्टन की पोजीशन ऐसे ही दे दिया गया, अब किसी एलिजिबल ऑफिसर को ये पोजीशन देना पड़ेगा। ये सुनते ही मिसेस ठाकुर के भाई के माथे से पसीना बहने लगा। वो शॉक्ड हो गया। उसने हकलाते हुए कहा, मिस्टर वेंजर ये केस एक्चुअली 1 साल पहले काया ने प्रतीक के ऊपर केस किया था, पर ठाकुर परिवार के पावर की वजह से प्रतीक को सजा नहीं मिली और ये केस क्लोज हो गया। ऑफिसर आदित्य को ऐसे बीच में रुकते देख रियान अंकल ने कहा, क्या उसने कोई प्रॉब्लम है? फिर रियान अंकल उनके साथ जो पुलिस ऑफिसर आए थे उन्हें देख कहा, थापा अब से तुम इस केस की इंचार्ज हो, अच्छे से केस को इन्वेस्टिगेट करो। ऑफिसर थापा ने हाँ में सर हिला के कहा, जी सर, मैंने ऑलरेडी सारे इन्वेस्टिगेट कर लिए हैं। प्रतीक ठाकुर ने काया का रेप किया था, ये रहा एविडेंस और विटनेस की टेस्टिमोनी। रियान अंकल ने कोल्ड आवाज में कहा, ऑफिसर थापा तुम्हें पता है आगे क्या करना है? ऑफिसर थापा ने हाँ में सर हिलाया। वही प्रतीक की मॉम डर से कांपने लगी और अपने भाई आदित्य के कान में बोली, आदित्य प्रतीक तुम्हारा भांजा है, कुछ करो, उसे बचाओ, नहीं तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आदित्य पहले से ही घबराए हुए था, घबराहट में उसकी पसीने भी आ रहे थे। उसे अपनी पोजीशन और प्रतीक दोनों की चिंता हो रही थी। इस वक्त उसे खुद को प्रोटेक्ट करना भी मुश्किल हो रहा था। प्रतीक की तो बात अलग ही थी। आदित्य ने बहुत सालों बाद इस कैप्टन की पोजीशन को अपना नाम किया था और वो अपनी इस पोजीशन को अपने हाथ से यूं ही जाने नहीं दे सकता था। आदित्य ने अपनी बहन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, प्रतीक ये डिजर्व करता है। आदित्य को ऐसे बोलते देख मिसेस ठाकुर ने गुस्से में कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आदित्य, तुम प्रतीक के मामा हो और तुम उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। तभी रियान अंकल ने कोल्ड आवाज में कहा, आदित्य तुमने अपनी पुलिस अथॉरिटी का गलत फायदा उठाया है क्रिमिनल्स को बचाने के लिए, इसकी सजा तो तुम्हें भी मिलेगी।
पहले ये केस अच्छे से इन्वेस्टिगेट हो जाए, फिर तुम्हारा भी हिसाब किया जाएगा। ये सुनते ही मिसेस ठाकुर धाम से चेयर पर बैठ गई और वो शॉक्ड होती हुई बोली, ये क्यों हो रहा है? और ये बोल के वो दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। टू बी कंटिन्यूड। सितारा और काया की बॉन्ड। अब आगे। काजल ने सोचा था कि इस बार सितारा और देशमुख फैमिली का नाम डूब जाएगा, पर उसके सोच के उलट, न सिर्फ सितारा क्रिमिनल रिकॉर्ड से बची बल्कि वो सबकी नज़रों में हीरोइन बन गई जिसने एक इनोसेंट लड़की को बचाया। जैसे ही आनंद जी ने रियान अंकल को देखा वो तुरंत उनको ग्रीट करने आगे बढ़े और अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन रियान अंकल ने आनंद जी को इग्नोर किया और वहां से चले गए। आनंद जी का हाथ वही हवा में ही रह गया। और रियान अंकल वहां से सितारा के पास जाते हुए सितारा को देख स्माइल किया और बोले, सितारा तुम बहुत बड़ी हो गई हो और अपनी माँ जैसी ही बनती जा रही हो। सितारा ने रियान अंकल को देख स्माइल किया और वो बोली, रियान अंकल, आप भी जैसे पहले हीरोइक थे, अब भी वैसे ही है। सितारा की बात सुन के रियान अंकल ने सितारा का सर प्यार से सहलाया और बोले, क्या आज रात तुम फ्री हो? चलो हम कहीं डिनर करने चलते हैं। सितारा ने मना नहीं किया, उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। ये देख काजल आनंद जी के करीब आके उनके कान में धीरे से बोली, आनंद, देशमुख फैमिली और रियान जी के फैमिली के बीच अभी भी अच्छे रिलेशन है, क्या तुम उनका हाल चाल पूछने नहीं जाओगे? काजल की बात सुन के आनंद जी और काजल तुरंत सितारा और रियान अंकल के पास गए और आनंद जी ने पॉलिटली कहा, मिस्टर रियान, मैं सच में आपका शुक्रगुजार हूँ, अगर आज आप नहीं आते तो सितारा का पता नहीं आज क्या होता। रियान अंकल ने बिना भाव के आनंद जी के तरफ देखा और बोले, ये मेरा जॉब था। फिर काजल ने तुरंत कहा, मिस्टर रियान, थैंक यू, जो आपने आज सितारा की हेल्प की। चलिए हमारे घर में आज डिनर करते हैं, मैंने हाल ही में कुछ नई डिशेज बनानी सीखी है। काजल ये मौका छोड़ना नहीं चाहती थी, क्यों रियान जैसे इंसान के साथ दोस्ती और गहरी हो तो देशमुख फैमिली के लिए अच्छा था। काजल की बात सुन के रियान अंकल ने सितारा की तरफ देखा तो सितारा ने मुस्कुरा के कहा, कोई परेशानी नहीं है अंकल, मैं बाहर डिनर कर लूंगी। फिर सितारा काया के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर चली गई। काजल इस बार सितारा को दिखावे के लिए ही सही उसको रोकना और मनाना चाहती थी, पर उससे पहले ही सितारा निकल गई। फिर काजल रियान अंकल की तरफ देख के बोली, मिस्टर रियान, आप आज ही क्यों नहीं आते हमारे घर? सितारा बच्ची है, उसे शायद बाहर एंजॉय करना होगा। रियान जी ने कोल्ड नजरों से काजल को देख के कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहे और रियान अंकल भी वहां से चले गए। रियान जी इस वक्त अलग इंसान लग रहे थे, जो सितारा से बात की थी वो अलग और अभी जो काजल से बात करी वो बिल्कुल अलग। रियान जी को ऐसे जाते देख काजल थोड़ा गुस्से में भर गई। फिर वो दोनों भी वहां से घर के लिए निकल गए। रास्ते में काजल ने आनंद जी से पूछा, आनंद, रियान जी की फैमिली हमारे फैमिली में से किससे ज्यादा क्लोज है? आनंद जी ने थोड़ा सोचा और फिर बोले, शायद पापा होंगे। फिर काजल ने कुछ सोच के हाँ में सर हिलाया और बोली, आनंद, हमें पापा जी की जितनी भी कनेक्शंस हमें उनसे अच्छे बॉन्ड बनाना चाहिए। पापा जी अभी बूढ़े हो रहे हैं और वो बाहर भी नहीं जाते, ऐसे में हमें फ्यूचर में उन लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है और अगर हम उन लोगों के साथ कनेक्शंस नहीं बनाए तो हम उन लोगों को खो देंगे। कनेक्शंस हमारे लिए अभी बहुत ज़रूरी है। आनंद जी ने कुछ देर सोची और फिर हाँ में सर हिला के बोले, हाँ, मैं पापा जी से कहूँगा कि वो जिन लोगों को भी जानते हैं उनसे मेरी मुलाकात कराए। काजल ने मुस्कुराते हुए आनंद जी का बाह पकड़ लिया और बोली, आनंद, सबसे पहले हमें रियान जी के साथ बॉन्ड बनाना होगा। सितारा ने काया को अपने अपार्टमेंट में ले गई और फिर वो काया को अपनी पैन नजरों से देख के बोली, काया, ये सब तुम्हारे साथ कब हुआ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सितारा को बहुत दुख हो रहा था कि वो काया को बचाने में नाकामयाब रही। सितारा अपनी माँ के साथ वचन लिया था कि वो काया की फैमिली की हमेशा रक्षा करेगी, पर बदले में उसने क्या किया? सितारा उस वक्त नितिन के प्यार में अंधी थी, इसीलिए वो ये सब नहीं देख पाई और जब आज उसने ये सच जाना तो उसे बहुत दर्द हुआ अपने दिल में। काया ने अपनी नज़रें झुका ली और बोली, दिस इज माई ओन बिजनेस। सितारा ये सुन बहुत हर्ट हुई। उसने काया को अपनी दर्द भरी नज़र से देख पूछा, अगर ये तुम्हारी बिजनेस है, तुमने सोचा तुम्हारी फैमिली में क्या बीतेगी अगर उनको पता चला तो? काया ने अपना सर झुका लिया और चुप रही। काया को ऐसे देख सितारा ने उसे टाइट हग किया और बोली, ठीक है काया, अब सब ठीक है,
तुम्हें फ्यूचर में बहुत खुशी मिलेगी, तुम बहुत हैप्पी रहोगी। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे जरूर बताओगी, है ना? आफ्टर ऑल हम दोस्त है ना? काया ने अपनी आंखों में नमी लिए सितारा को देख पूछा, सितारा तुम्हें नहीं लगता मैं गंदी हो चुकी हूं? सितारा ने दांत पीसते हुए कहा, तुम नहीं, वो घटिया इंसान गंदा है। तुम बहुत अच्छी हो काया। काया ने कड़वी हंसी के साथ कहा, सितारा तुम अपनी जिंदगी आराम से जी सकती हो, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, पर फिर भी मैं तुम्हारी दोस्त बनके रहना चाहती हूँ। सितारा ने काया को देख सैटिस्फैक्शन के साथ स्माइल करते हुए कहा, हाँ हम अभी भी दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। फिर सितारा ने एक कैंडी निकाल के काया के हाथ में देके कहा, मेरी मॉम ने कहा था, अगर कभी हमें कुछ ठीक ना लगे या मन करवा हो जाए तो एक कैंडी मुंह में डालो और सारी करवापन कुछ देर के लिए भूल जाओ। ये कह सितारा मुस्कुराने लगी। काया ने उसके हाथ से कैंडी लिया और सितारा के मुंह में डाल के बोली, सितारा तुम्हारी स्टेप मॉम कुछ ठीक नहीं लगी? तुम अच्छी हो ना वहाँ? तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता होगा ना? सितारा ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ वहाँ, चलो अब घर चलते हैं। इस कहानी का अगला भाग यहाँ पढ़े।